हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? और कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई? ये तो बहुत अच्छी बात है कि हम लोग प्रतिदिन सुबह 9 बजे से 10 बजे अपनी कॉपी और कलम के साथ मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय कार्यक्रम देखने के लिए तैयार रहते हैं, जहां क्लास 6 से 8 की पढ़ाई होती है और साथ-साथ कुछ अन्य रोचक जानकारियां भी हमें मिलती हैं। कार्यक्रम में बताई जा रही इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को हम नोट भी करते हैं ताकि बाद में उनका रिवीजन कर सकें। और हाँ बच्चों, एक बात और, हम लोग जो भी चीज़ें मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय कार्यक्रम में सीखते हैं उसका अध्ययन अपनी किताब में ज़रूर करें। इससे उन चैप्टर्स को हम पूरी तरह समझ पाएंगे। आज हम लोग क्लास 6 में पढ़ाई करेंगे योज्य तत्समक और गुणात्मक तत्समक की। फिर क्लास 7 में जानेंगे प्रतिच्छेदी और समांतर रेखाएं को समझेंगे। उसके बाद क्लास 8 की कक्षा में हम पढ़ाई करेंगे भारत में अंग्रेजी साम्राज्य की स्थापना भाग 1 चैप्टर की। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय के साथ। बापू की कहानी, जिसमें हम बात करेंगे महात्मा गांधी के जीवन के बारे में। पिछली बार हमने ये जाना कि दक्षिण अफ्रीका में प्रिटोरिया नामक जगह पर जाते वक्त गोरे लोगों ने यानी कि अंग्रेजों ने ट्रेन में अव्वल दर्जे में बापू को सफर नहीं करने दिया। उनको तो घोड़ा गाड़ी के अंदर भी नहीं बैठने दिया। बापू ने होटल में भी पीछे जाकर के खाना खाया था। बापू यह सब काले गोरे का भेद एक अन्याय की तरह मानते थे। प्रिटोरिया में मोहनदास का परिचय जाने माने हिंदुस्तानी व्यापारियों से होने लगा था। उन्होंने सभी भारतीय लोगों से मिलने की इच्छा जाहिर की। एक व्यापारी के घर हिंदुस्तानियों की सभा बुलाई गई। कई लोग आए। मोहनदास ने पहली बार ठीक से भाषण दिया, जिसके बाद बहुत से लोगों से बातचीत हुई। इस सभा में यह तय हुआ कि कुछ अनपढ़ लोग मोहनदास से अंग्रेजी सीखेंगे। ये कक्षाएं 8 महीने चली। मोहनदास का जीवन सामाजिक बनने लगा। दादा अब्दुल्ला के जिस मुकदमे में मदद देने वे आए थे वो भी चल रहा था। अनुभवी वकीलों के साथ काम करने से मोहनदास को वकालत समझ आने लगी। दोनों पक्षों में रिश्तेदारी थी। मोहनदास ने उन्हें समझाया कि अदालत में मामला चलता रहा तो जीतने वाले को भी बहुत लाभ नहीं होगा। उन्होंने सुझाया कि दोनों पक्ष अपने भरोसे के लोगों को पंच बना ले और फिर उनका किया समझौता मान ले। पंचों ने फैसला दादा अब्दुल्ला के पक्ष में किया, लेकिन मोहनदास ने उन्हें मनाया कि वे अपने रिश्तेदार को खूब सारा समय दें नुकसान की भरपाई के लिए, ताकि उसके व्यापार का दिवाला न निकल जाए। और फिर इस समझौते से दोनों पक्षों को सम्मान मिला। रिश्तेदारों में आपसी प्यार लौट आया। काम पूरा हो गया था। अब मोहनदास को स्वदेश लौटना था। दादा अब्दुल्ला अब उन्हें बहुत चाहने लगे थे। उन्होंने मोहनदास के सम्मान में एक सामूहिक भोज रखा। उस समय दक्षिण अफ्रीका में हिंदुस्तानियों के खिलाफ एक नया कानून आने वाला था। कुछ लोगों ने अब्दुल्ला सेठ से कहा कि आप गांधी भाई को रोक लीजिए, वो जैसे कहेंगे हम वैसे इस कानून से लड़ेंगे। और फिर देखते ही देखते भोजन सभा एकदम से आंदोलन के कार्यालय में बदल गई। गांधी भाई 1 महीने ही नहीं, 1 साल के लिए नेटाल राज्य में रुक गए। उन्हें 20 व्यापारियों ने मिलकर पेशगी रकम दी और अपना वकील नियुक्त किया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तर्ज पर मोहनदास ने नेटाल इंडियन कांग्रेस का गठन सन 1894 में किया। हिंदुस्तानियों को कई जुल्म सहने पड़ते थे। रात को बिना पहचान पत्र वो बाहर नहीं निकल सकते थे और चुनाव में भी ज्यादातर भारतीय वोट नहीं डाल सकते थे।
पर सबसे बुरे हाल तो अनपढ़ मजदूरों के थे। उनके गोरे मालिक उन्हें गुलामों की तरह रखते थे, जब चाहे पीट देते थे और उन पर नए कर भी लगाए जाते थे। ये मजदूर सन 1860 के बाद तमिलनाडु, आंध्रा और बिहार जैसे राज्यों से गन्ने की खेती के लिए आए थे। इनसे अग्रीमेंट यानी इकरारनामा होता था, इसीलिए ये गिरमिटिया कहलाने लगे। गांधी भाई का नाम सुनकर बाला सुंदरम नाम का एक मजदूर मोहनदास से मदद मांगने के लिए आ गया। उसके गोरे मालिक ने उसे बुरी तरह पीट दिया था और उसके 2 दांत तोड़ दिए थे। उसका इलाज कराकर मोहनदास उसे एक मजिस्ट्रेट के पास ले गए। उसकी मुक्ति हुई। गांधी भाई गिरमिटिया मजदूरों के नेता हो गए। अब मोहनदास की कांग्रेस के साथ तरह तरह के हिंदुस्तानी आ गए थे। अमीर और गरीब, हर धर्म के लोग, मुस्लिम, पारसी, हिंदू, ईसाई और तरह तरह की जुबानें, गुजराती, तमिल, भोजपुरी, तेलुगु, उर्दू और अंग्रेजी भी। क्योंकि अब मोहनदास की दोस्ती कुछ गोरों के साथ भी होने लगी थी। उनका सौम्य और संकोची व्यवहार लोगों का मन जीत लेता था। आज के लिए इतना ही। अगली बार हम देखेंगे कि गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में अन्याय के खिलाफ और कौन-कौन से काम किए। आज हम सीखेंगे योज्य तत्समक और गुणनात्मक तत्समक क्या होते हैं। आपके जीवन में आपने कई बार गिनती यानी काउंटिंग तो की होगी, जैसे कक्षा में विद्यार्थियों की गिनती, चीजों की गिनती, पेड़ पर पंछियों की गिनती इत्यादि। जैसे ही हम गिनती करना शुरू करते हैं, 1, 2, 3, 4 इत्यादि संख्याएं हमारे सामने अपने आप प्राकृतिक रूप से आती हैं। इस कारण हम गिनती गिनने वाली संख्याओं को प्राकृत संख्याएं यानी नेचुरल नंबर्स कहते हैं। गिनती के लिए हम 1, 2, 3 इत्यादि संख्याओं का प्रयोग करते हैं। सोचिए, गिनती करने के लिए कुछ भी न हो, जैसे कक्षा में विद्यार्थियों का न होना, गिनती के लिए कोई भी चीज न होना, पेड़ पर बैठे सभी पंछियों का उड़ जाना, तो इसे गणित में कैसे व्यक्त करेंगे? बिल्कुल सही सोचा आपने। ऐसी संख्या गणित में 0 से व्यक्त की जाती है और इस तरह प्राकृत संख्याओं के साथ 0 रखने पर हमें मिलता है पूर्ण संख्याओं यानी होल नंबर्स का संग्रह यानी कलेक्शन। योग में 0 का बड़ा ही महत्व है। अगर हम किसी संख्या को 0 के साथ जोड़ते हैं, जैसे खाली कक्षा में 5 विद्यार्थियों का आना या खाली थाली में 4 लड्डू रखना, तो परिणाम वही पूर्ण संख्या होती है जो 0 के साथ जोड़ी जाती है। इस कारण पूर्ण संख्याओं के योग के लिए 0 कहलाता है योज्य तत्समक यानी एडिटिव आइडेंटिटी। इसे हम तत्समक अवयव यानी आइडेंटिटी एलिमेंट या तत्समक भी कहते हैं। ऐसा ही कुछ हमें गुणन की संक्रिया में भी देखने मिलता है। जब किसी पूर्ण संख्या का 1 के साथ गुणन किया जाता है, जैसे एक पंक्ति में 5 वर्ग यानी स्क्वायर होंगे, तो वर्गों की संख्या 1 और 5 के गुणन से प्राप्त की जा सकती है, जो होगी 5। यहाँ 4 टोकरियां हैं। अगर हर एक में एक फल रखा जाए तो फलों की संख्या होगी 1 गुना 4 यानी के 4। इसी तरह अगर चॉकलेट पर मूल्य ₹1 लिखा हो तो 15 चॉकलेट लेने पर 15 रुपए ही लगेंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि 1 गुना 15 बराबर 15 ही होता है। चूंकि किसी संख्या का 1 से गुणन करने पर वही पूर्ण संख्या प्राप्त होती है, इसलिए पूर्ण संख्याओं के गुणन के लिए 1 कहलाता है गुणनात्मक तत्समक यानी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। गुणन के लिए इसे हम तत्समक अवयव यानी आइडेंटिटी एलिमेंट या तत्समक भी कहते हैं। इस तरह से आज हमने सीखा योज्य तत्समक और गुणनात्मक तत्समक क्या होते हैं। अगले वीडियो में कुछ उदाहरणों से इन्हें और अच्छे से जानेंगे। आज हम देखेंगे योज्य तत्समक और गुणनात्मक तत्समक के उदाहरण।
अगर एक बाल्टी में 15 लीटर पानी हो और दूसरी बाल्टी खाली हो तो दोनों बाल्टियों में कुल कितना पानी होगा? उदाहरण में यह दिया गया है कि एक बाल्टी में 15 लीटर पानी है और दूसरी बाल्टी खाली है। दूसरी बाल्टी खाली है, इसका मतलब है कि दूसरी बाल्टी में 0 लीटर पानी है। दोनों बाल्टियों में पानी की कुल मात्रा पता करने के लिए हमें दोनों की मात्रा को मिलाना होगा, यानी कि 15 लीटर धन 0 लीटर का मान ज्ञात करना होगा। 0 एक योज्य तत्समक यानी एडिटिव आइडेंटिटी है। क्या आप बता सकते हैं क्यों? चलिए हम बताते हैं। यह इसलिए क्योंकि किसी भी संख्या को 0 के साथ जोड़ने पर परिणाम स्वयं वही संख्या प्राप्त होती है। इसलिए पानी की कुल मात्रा होगी 15 लीटर। अगला उदाहरण, पूनम प्रतिदिन एक कविता लिखती है। क्या आप पता कर सकते हैं 30 दिनों में वह कितनी कविताएं लिखेगी? पूनम प्रतिदिन एक कविता लिखती है, इसलिए 30 दिनों में वह 30 गुना 1 कविताएं लिखेगी। एक यह संख्या गुणनात्मक तत्समक यानी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। क्या आप बता सकते हैं क्यों? चलिए हम बताते हैं। यह इसलिए क्योंकि किसी भी संख्या का 1 के साथ गुना करने पर वही संख्या प्राप्त होती है। इसलिए 30 गुना 1 बराबर 30, यानी कि पूनम 30 दिनों में 30 कविताएं लिखेगी। अगला उदाहरण, 130 गुना 1 धन 120 धन 0 का परिणाम ज्ञात कीजिए। इसे हल करने के लिए हमें गुणनात्मक तत्समक और योज्य तत्समक की समझ होना अनिवार्य है। संख्या 130 का 1 के साथ गुना करने पर जवाब स्वयं वही पूर्ण संख्या यानी 130 प्राप्त होती है। इसी तरह 120 का 0 के साथ जोड़े जाने पर स्वयं वही संख्या प्राप्त होती है। 130 धन 120 बराबर 250, यानी कि दिए उदाहरण का हल है 250। गुणनात्मक तत्समक और योज्य तत्समक की समझ से ऐसे उदाहरण आसानी से हल किए जा सकते हैं। अगला उदाहरण, दी व्यवस्था को गुणन में कैसे व्यक्त करेंगे? यहाँ वर्गों की कुछ पंक्तियां हैं। गुणन के रूप में व्यक्त करते समय हम पंक्तियों की संख्या पहले लिखते हैं, फिर हर एक पंक्ति में कितने वर्ग है यह लिखते हैं। जैसे यहाँ पंक्तियां हैं 6 और हर एक पंक्ति में वर्ग है 1, इसलिए गुणन में इसे व्यक्त करेंगे 6 गुना 1 से। ध्यान रहे, गुणन के क्रम विनिमय गुण यानी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन के उपयोग से 6 गुना 1 को ही हम 1 गुना 6 भी लिख सकते हैं, लेकिन व्यवहारिक रूप में इसे व्यक्त किया जाएगा एक पंक्ति में 6 वर्ग बनाकर। ध्यान रहे, 1 यह संख्या गुणनात्मक तत्समक है, इसलिए चाहे हम 6 गुना 1 लिखें या 1 गुना 6, परिणाम 6 ही आएगा। इस वीडियो में आज हमने देखे योज्य तत्समक और गुणनात्मक तत्समक के उदाहरण। अगले वीडियो में इनसे संबंधित कुछ मिथ्या धारणाओं को दूर करेंगे। आज हम देखेंगे योज्य तत्समक और गुणनात्मक तत्समक गुण से संबंधित मिथ्या धारणाएं। मिथ्या धारणा 1, योज्य तत्समक यानी एडिटिव आइडेंटिटी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? किसी संख्या के साथ 1 जोड़ने पर संख्या समान रहेगी, यह गलत समझ है। संख्या के साथ 1 जोड़ने पर उसका मान 1 से बढ़ जाता है, इसलिए ऑप्शन 1 गलत जवाब है। इसी तरह किसी संख्या को 1 से गुणा करते हैं तो संख्या समान रहेगी, यह कथन व्यक्त करता है गुणनात्मक तत्समक यानी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, इसलिए ऑप्शन 2 भी दिए सवाल का जवाब नहीं है। कई बार योज्य तत्समक के लिए ऑप्शन 3, यदि आप किसी संख्या को 0 से गुना करते हैं तो परिणाम 0 होगा, यह सही समझा जाता है, लेकिन यह भी एक गलत समझ है। योज्य तत्समक की सही समझ है ऑप्शन 4, यदि आप किसी संख्या में 0 को जोड़ते हैं तो संख्या समान रहेगी, फिर चाहे 0 के साथ किसी संख्या को जोड़ा जाए या किसी संख्या में 0 मिलाया जाए, हर बार संख्या समान ही रहेगी। जैसे 5 धन 0 बराबर 5,
0 धन 3 बराबर 3। मिथ्या धारणा 2, निम्नलिखित उदाहरण से गुणन का कौन सा गुण व्यक्त होता है? 1 गुना 53 बराबर 53। गुणनात्मक तत्समक की सही समझ न होने के कारण ऑप्शन 1 या ऑप्शन 2 ये गलत जवाब दिए जाते हैं। कई बार योज्य तत्समक और गुणनात्मक तत्समक की समझ में उलझन के चलते ऑप्शन 3 जवाब दिया जाता है। यह गलत जवाब है। सही समझ है, किसी संख्या का गुणन 1 के साथ करने पर परिणाम स्वयं वही संख्या प्राप्त होती है। यह गुणन का गुणनात्मक तत्समक गुण यानी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। इसलिए ऑप्शन 4 सही जवाब है। मिथ्या धारणा 3, 15 धन 0 बराबर 15। इस उदाहरण में 0 एक योज्य तत्समक है। क्या 15 ऋण 0 बराबर 15 में भी 0 एक योज्य तत्समक है? 15 में 0 जोड़ने पर परिणाम वही संख्या प्राप्त होती है। इसलिए 0 एक योज्य तत्समक कहलाता है। अगर 15 ऋण 0 बराबर 15 इस उदाहरण की बात करें तो 15 से 0 घटाने पर भी परिणाम स्वयं वही संख्या प्राप्त हो रही है। इसलिए 15 ऋण 0 बराबर 15 में भी 0 एक योज्य तत्समक है, यह माना जाता है। इस समझ से ऑप्शन 1 यह गलत जवाब दिया जाता है। सही समझ है कि योज्य तत्समक की समझ किसी भी संख्या के 0 के साथ योग से जुड़ी है, न कि व्यवकलन से। इसलिए सही जवाब है ऑप्शन 2 नहीं। इस तरह से आज हमने देखी योज्य तत्समक और गुणनात्मक तत्समक गुण से संबंधित मिथ्या धारणाएं। राजू, ये लो अपना सामान। हाँ भैया। काका, एक चॉकलेट दो ना। बचवा, स्कूल में नहीं बताया जाता कि चॉकलेट खाने से दांत सड़ जाता है। और काका, हिसाब गलत करने से क्या होता है? अच्छा, देखे। हाँ राजू, ये लो बाकी पैसे। ये लो मेरे तरफ से तुम्हारे लिए। मेरा बच्चा तीसरी कक्षा में पढ़ता है, उसे जोड़ना घटाना सब आता है। क्या आपके बच्चे को आता है? आइए हम मिलकर अपने बच्चों के भविष्य को एक नई उड़ान दें। आज हम पूछेंगे तो कल ये सीखेंगे। कोरोना, डरे नहीं, एहतियात बरतें। ग्रामीण भाइयों और बहनों, टीवी, मोबाइल, समाचार पत्रों के माध्यम से आप इस महामारी कोरोना के बारे में जान गए होंगे। ये आप जानते हैं कि सावधानी इलाज से बेहतर है। आप भी उत्सुक होंगे ये जानने के लिए कि अभी के स्थिति में अपने गांव में कोरोना नामक इस महामारी को फैलने से रोकने के लिए क्या करें। तो आप ये कार्य अवश्य करें। भीड़ भाड़ से बचें। अधिकतर समय अपने घर में अपने परिवार के सदस्यों के साथ बिताएं। अगर निहायत ही जरूरी हो तो कम से कम सदस्य घर से बाहर निकले। बाहर से लौटे तो हाथ साबुन से अच्छी तरह धोएं। बहुत लोगों के साथ बैठने की आदत है तो उसे कुछ दिनों के लिए स्थगित कर दें। शादी, ब्याह, कोई भी बड़ा आयोजन अगर पहले से तय नहीं है तो उसे स्थगित कर दें। अगर तय है तो बहुत बड़ा आयोजन ना करें। समारोह में उपस्थित लोग एक दूसरे के बीच कम से कम 1 मीटर की दूरी बनाकर रखें ताकि संक्रमण ना फैल पाए। यदि बहुत आवश्यक ना हो तो धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों को स्थगित कर दें, क्योंकि ऐसे आयोजनों में अधिक लोग इकट्ठा हो जाते हैं और संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है। थोड़ा सा एहतियात, थोड़ी सी सावधानी से इस महामारी को फैलने से रोकें।
राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार द्वारा जनहित में जारी। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें टोल फ्री नंबर 104 पर। आज हम सीखेंगे प्रतिच्छेदी रेखाएं और समांतर रेखाएं। आप रेखाखंड यानी लाइन सेगमेंट और रेखा यानी लाइन के बारे में पहले से जानते हैं। आपको याद होगा कि दो बिंदुओं को जोड़ने वाला सबसे छोटा मार्ग एक रेखाखंड को दर्शाता है। जैसे यहाँ बिंदु A और बिंदु B को जोड़ने से प्राप्त आकृति रेखाखंड AB है। जब हम रेखाखंड को उसके दोनों ओर बिना किसी अंत के बढ़ाते हैं तो हमें एक रेखा प्राप्त होती है। हम कह सकते हैं कि रेखा न तो किसी बिंदु से शुरू होती है और न ही किसी बिंदु पर समाप्त होती है। यह अनंत तक बढ़ती जाती है, जिसे हम दोनों ओर तीर का निशान बनाकर दर्शाते हैं। क्या आप बता सकते हैं इस रेखा को हम कैसे नाम देंगे? सोचिए सोचिए। बिल्कुल सही। रेखा पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं से इसे हम नाम दे सकते हैं। जैसे यहाँ हम नाम देंगे रेखा AB। रेखा को अंग्रेजी के छोटे अक्षरों से भी नाम दिया जाता है, जैसे रेखा L। ध्यान रहे, रेखा एक विमीय यानी वन डायमेंशनल आकार है। जब बात आती है दो या दो से अधिक रेखाओं को एक साथ समझने की, तो हमारे सामने कई स्थितियां उपस्थित होती है। जैसे अगर आपको आपके घर की स्थिति एक मानचित्र यानी मैप पर दर्शानी होगी, तो आपको अलग अलग मार्ग बनाने होंगे। अगर आप इन्हें ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि कुछ मार्ग प्रतिच्छेद यानी इंटरसेक्ट करते हैं, जबकि ऐसे भी कुछ मार्ग हैं जिन्हें कितना भी बढ़ाया जाए लेकिन वे कभी प्रतिच्छेद नहीं करेंगे। मार्ग का निरूपण हम रेखा से कर सकते हैं। इस तरह से रेखाओं के इस युग्म में रेखाएं प्रतिच्छेद करती है। इन्हें हम प्रतिच्छेदी रेखाएं यानी इंटरसेक्टिंग लाइंस कहते हैं। जबकि रेखाओं के इस युग्म में रेखाओं को कितना भी बढ़ाया जाए लेकिन वे कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करती। इन्हें हम समांतर रेखाएं यानी पैरेलल लाइंस कहते हैं। अब आप प्रतिच्छेदी रेखाओं के इस युग्म को देखिए। इसमें दोनों रेखाएं यहाँ इस बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है। क्या आप बता सकते हैं कि यह बिंदु कौन सी रेखा पर है? सोचिए सोचिए। बिल्कुल सही, यह बिंदु दोनों ही रेखाओं पर है, यानी कि यह बिंदु दोनों रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु यानी कॉमन पॉइंट है। इस आधार पर हम यह कह सकते हैं कि अगर दो रेखाएं किसी बिंदु पर मिलती है या दो रेखाओं में एक उभयनिष्ठ बिंदु है तो वे प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं। जिस बिंदु पर प्रतिच्छेदी रेखाएं प्रतिच्छेदन करती है उसे प्रतिच्छेद बिंदु यानी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहते हैं। या हम यह भी कह सकते हैं कि प्रतिच्छेदी रेखाओं के उभयनिष्ठ बिंदु को प्रतिच्छेद बिंदु कहते हैं। अगर दो रेखाएं किसी भी बिंदु पर नहीं मिलती, यानी कि दो रेखाओं में उभयनिष्ठ बिंदु न हो, तो वे समांतर रेखाएं कहलाती है। जैसे यहाँ रेखाएं AB और CD समांतर है, जिसे हम इस प्रकार दर्शाते हैं। समांतर रेखाओं के संदर्भ में एक और खास बात है। चलिए इस रिबन के उपयोग से इसे समझें। क्या हम रिबन के दोनों किनारों को समांतर रेखाएं कह सकते हैं? सोचिए सोचिए। बिल्कुल सही। रिबन की चौड़ाई समान होने के कारण रिबन के दोनों किनारे कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करेंगे, इसलिए इन्हें हम समांतर रेखाएं कह सकते हैं। इससे हमें यह ज्ञात होता है कि दोनों किनारों के बीच की दूरी हमेशा समान होती है। ठीक इसी प्रकार समांतर रेखाओं के बीच की दूरी भी समान होती है। प्रतिच्छेदी और समांतर रेखाओं की समझ के आधार पर क्या आप बता सकते हैं कि यहाँ दर्शाई कौन सी आकृतियों में प्रतिच्छेदी रेखाएं और कौन सी आकृतियों में समांतर रेखाएं दर्शाई है? वीडियो रोककर प्रयास कीजिए। चलिए हम बताते हैं। यहाँ अगर हम इन आकृतियों को देखते हैं तो इनमें रेखाएं प्रतिच्छेद नहीं करती, इसलिए इन आकृतियों में समांतर रेखाएं दर्शाई है। जबकि इन आकृतियों में रेखाएं प्रतिच्छेद कर रही है, इसलिए इन आकृतियों में प्रतिच्छेदी रेखाएं दर्शाई है। अब इन प्रतिच्छेदी रेखाओं को देखिए। यहाँ इनके बीच 90 डिग्री का कोण यानी समकोण है। ऐसे प्रतिच्छेदी रेखाएं एक दूसरे पर लंब यानी परपेंडिकुलर रेखाएं कहलाती है। जैसे यहाँ AB CD पर लंब है, जिसे हम इस प्रकार निरूपित करते हैं। तो आज हमने सीखा प्रतिच्छेदी रेखाएं और समांतर रेखाएं। तारा तारा तारा
अरे तारा, तुम चादर के नीचे हो क्या? क्या हुआ तारा, तुम यहां क्यों छुपी हो? और तुम्हारा शेरू वहां पड़ा हुआ है, कोई नया खेल है क्या? अब्बा, मुझे डर लग रहा है। क्यों तारा? अब्बा, शेलू तो बाहर किसी देश से बनकर आया है। मुझे डर है कहीं उसे कोरोना तो नहीं है। हाँ? और फिर मैं टिंकू से फोन पर बात कर रही थी, अपने बेस्ट फ्रेंड से, तो उसने छींक दिया। हेलो टिंकू, मेरे प्यारे दोस्त। हेलो तारा, मेरी पक्की दोस्त। मुझे तुम्हारी बहुत याद। सॉरी, छींक आ गई। मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही थी तारा। कट गया। अगर कहीं टिंकू को भी कोरोना है तो अब ना मैं शेलू से खेलूंगी, ना टिंकू से फोन पर बात करूंगी। ओह, तो ये बात है। तारा, चादर से बाहर आओ तारा, डरो नहीं, मैं हूं ना। तारा, कोई दूसरे देश या जगह से आया है, इसका मतलब ये नहीं कि उसे कोरोना है। और टिंकू की छींक, कहीं मुझे उससे ये वायरस आ गया तो? तारा, हर छींक और खांसी कोरोना वायरस से नहीं जुड़ी है, और फोन पर बात करने से ये थोड़ी ही फैलती है। इधर उधर की बातों में आके तुम अपने साथ या दूसरों के साथ भेदभाव मत करो तारा। भेदभाव मतलब पापा? मतलब ये कि गलत ना होने पर भी किसी को दोष देना या उसके साथ बुरा बर्ताव करना, उसे भेदभाव कहते हैं तारा। अब्बा, याद है एक बार टीचर ने मुझे डांटा था, जबकि मेरी गलती भी नहीं थी, तो मुझे कितना बुरा लगा था। कहीं शेलू को और टिंकू को भी वैसे ही तो नहीं लग रहा? हाँ तारा, बिल्कुल वैसा ही लग रहा होगा, उन्हें बहुत बुरा लग रहा होगा। अच्छा तारा, ये बताओ, अगर किसी की तबीयत खराब हो तो हम क्या करते हैं? हम उनकी देखभाल करते हैं, उन्हें खुश रखने की कोशिश करते हैं, ताकि वो जल्दी जल्दी ठीक हो जाए, है ना? बिल्कुल ठीक। पर सोचो तारा, अगर हम दूसरों से भेदभाव करेंगे तो वो इसके डर से बातें छुपाएंगे, इलाज के लिए नहीं जाएंगे, इससे कोरोना वायरस और भी फैलेगा। मैं समझ गई अब्बा। सॉरी शेलू। ओह, मैं टिंकू को भी फोन करके सॉरी बोलूंगी। हेलो मेरे प्यारे दोस्त टिंकू। हेलो तारा। आई एम सॉरी, मैंने डर के जल्दी में फोन कट कर दिया था। कोई बात नहीं तारा, हम लोग पक्के दोस्त हैं ना। अब मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी, प्रॉमिस। अरे तारा, सुनो तारा, डॉक्टर अंकल को नमस्ते बोलो। हेलो, नमस्ते डॉक्टर अंकल। नमस्ते तारा। अरे क्या हुआ, आप ऐसे उदास क्यों हैं? अरे कुछ नहीं, आजकल कुछ लोग डॉक्टर्स और ऐसे तमाम लोगों के साथ भेदभाव कर रहे हैं जो कोरोना से सबको बचाने में लगे हुए हैं। पर ये तो गलत है। आप और आपके जैसे सभी लोगों को तो थैंक यू बोलना चाहिए। तारा, काश सब लोग तुम्हारी तरह सोचते। दोस्तों, कहीं आप तो किसी के साथ भेदभाव नहीं कर रहे हैं ना? डॉक्टर वगैरह तो हमारी मदद ही कर रहे हैं, उनके साथ बुरा बर्ताव तो बहुत गलत बात है। अच्छा डॉक्टर अंकल, क्या हम आपके काम में कोई मदद कर सकते हैं? क्यों नहीं तारा, बिल्कुल कर सकते हैं। अभी घर में ही रहो, दूसरों की गलत बातों में मत आओ, इससे हमारा काम आसान होगा, क्योंकि ऐसे कोरोना को फैलने से हम रोक सकते हैं। ओके डॉक्टर अंकल, बाय बाय। तुम ये सामान लेकर कहाँ जा रही हो तारा? वो तो मैं और अप्पा पौधों की देखभाल करेंगे, उनको पानी देंगे डॉक्टर अंकल। गार्डनिंग,
ये तो बहुत मजेदार काम है तारा। अच्छा मैं भी चलता हूँ तारा, तुम कभी कभी यूं ही मुझे फोन कर लिया करो, मुझसे बातें कर लिया करो, अच्छा लगता है। जरूर डॉक्टर अंकल, बाय बाय। ओके बाय। पापा देखो, बुला ना देखो, बुला ना सुनो, बुला ना कहो। मजा आ रहा ना तारा? बहुत मजा आया है पापा। ठीक है तारा, तो ये बताओ तुमने क्या सीखा? भेदभाव से नहीं, मेल मोहब्बत का हो साथ, तो हम जरूर देंगे कोरोना को मात। हाँ? बिल्कुल सही। बच्चों नमस्कार। सामाजिक विज्ञान विषय के अंतर्गत इतिहास विषय की कक्षा में आपका स्वागत है। आपने पिछली कक्षा में प्रथम अध्याय कब, कहाँ और कैसे का अध्ययन किया था। आज हम उसकी अगली कड़ी द्वितीय अध्याय भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन अर्थात भारत में अंग्रेजी शासन की स्थापना के संदर्भ में बात करेंगे, पढ़ेंगे। इसके अंतर्गत कई इकाई आते हैं, उन कई इकाइयों पर हम आज से आज आपसे बृहद चर्चा करेंगे उन पर। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि पिछले अध्याय में जैसा कि आपने देखा था कि कैसे यूरोप की कंपनियां, यूरोप के व्यापारी भारत में आते हैं और अपने राज्य की स्थापना करते हैं। आपको इस बात का अध्ययन भी करना होगा कि तत्कालीन स्थिति में भारत की राजनीतिक परिस्थिति कैसी थी। आप जानते हैं बच्चों, पिछले कक्षा में आपने पढ़ा भी होगा कि 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद भारत की राजनीतिक स्थिति बिल्कुल खंडित अवस्था में आ गई थी। छोटे छोटे राज्यों का उदय हो चुका था, सामंत अपनी मनमानी करने लगे थे और दूर के राज्यों में अपनी राजनीतिक स्थिति को मजबूत करने लगे थे और केंद्रीय सत्ता का प्रभाव उन पर से हटने लगा था। इन्हीं परिस्थितियों में अंग्रेज व्यापारियों ने अपने राजनीतिक, आर्थिक वर्चस्व और प्रभुत्व की स्थापना भारत में की। थोड़ा सा मैं आपके साथ ये चर्चा कर लेना चाहता हूँ कि क्या भारत में इसी समय अंग्रेज व्यापारिक स्थिति की स्थापना करते हैं, व्यापारिक संबंधों की स्थापना करते हैं या राजनीतिक प्रभुत्व की स्थापना करते हैं। बच्चों आप जान लीजिए कि भारत के साथ यूरोपियों का या विदेशों का व्यापारिक संबंध कोई नया नहीं था। ये अंग्रेज़ों के द्वारा स्थापित नहीं था, बल्कि यूरोप से भारत का बहुत ही पुराना व्यापारिक संबंध रहा है। प्राचीन काल से आपको जानकारी होगी, क्लास 6 की किताब में आपने पढ़ा होगा, क्लास 7 की किताब में आपने पढ़ा होगा कि रोमन साम्राज्य के साथ भारत के व्यापारिक संबंध रहे हैं। मध्यकाल में भी अरब व्यापारियों के माध्यम से भारत के व्यापारिक संबंध रहे हैं और बीच में अरब व्यापारी बिचौलिए का काम करते थे और भारत के जो बने हुए माल होते थे वो यूरोप के देशों में जाया करते थे। इससे भारत के बने हुए माल यूरोप के देशों में जाते जाते काफ़ी महंगे हो जाया करते थे, जिससे वहाँ के लोगों को खरीदना मुश्किल होता था और इसका लाभ पूरा अरब के व्यापारियों को मिलता था। आप जानते होंगे रोमन साम्राज्य में यहाँ के कपड़े, खास करके मलमल के कपड़े, सूती कपड़े और काफ़ी बहुमूल्य पत्थर, जवाहरात वहाँ जाते थे और वहाँ के सोने चांदी भारत में आते थे। भारत में इन्हीं अधिशेष व्यापार के कारण भारत की आर्थिक स्थिति काफ़ी मजबूत थी। मध्यकाल में भी भारतीय सामान का निर्यात यूरोप के देशों तक हुआ करता था।
और अरब के व्यापारी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया करते थे। ऐसी स्थिति में बगैर अरबों के भारत के साथ यूरोप का या पश्चिमी देशों का व्यापार संभव नहीं था। आप बच्चों जानते होंगे, आपको पिछली कक्षा में, पिछले अध्याय में हमने बताया था कि समुद्री यात्राओं के माध्यम से कैसे नए नए भौगोलिक स्थानों की खोज की गई, नए नए समुद्री रास्तों की खोज की गई। उसी कड़ी में पुर्तगाल के एक व्यापारी वास्को डी गामा ने भारत के समुद्री रास्ते की खोज की। पहले स्थल मार्ग से व्यापार हुआ करता था, जो भी व्यापार होते थे वो स्थल मार्ग से होते थे, लाल सागर से होते हुए यूरोप, अफ्रीका, तब जाकर के एशिया में आते थे। लेकिन जब समुद्री यात्राओं के माध्यम से वास्को डी गामा के द्वारा केप ऑफ गुड होप होते हुए, केप ऑफ गुड होप का मतलब होता है अच्छी आशा, तो उसी का नामांतरण है उत्तम आशा। उत्तमाशा अंतरीप होते हुए वास्को डी गामा भारत के कालीकट बंदरगाह पर पहुंचता है और वहां का शासक जमोरिन उसका भव्य स्वागत करता है। यहां आने के बाद वास्को डी गामा मसालों का व्यापारी के रूप में जब आता है और मसालों के लिए जब यहाँ से अपनी पूरी नाव भर करके, मसालों से पूरी भरी हुई नाव लेकर के जब वो यूरोप के देश में वापस जाता है तो उसे 60 गुना लाभ की प्राप्ति होती है। आप समझ सकते हैं बच्चों कि भारत के मसालों का मूल्य यूरोप में 60 गुना अधिक होता है। नहीं, 60 गुना ही नहीं बल्कि उससे भी ज़्यादा, क्योंकि उसके सारे खर्चों को काटकर यहाँ का मूल्य, लागत मूल्य, उसके बाद यात्रा का खर्च सारा काट करके जब 60 गुना अधिक कीमत पर यूरोप के बाज़ार में वो बेचता है तो माला माल हो जाता है। और वहाँ के व्यापारियों में एक कौतूहल, एक उत्सुकता जागती है कि हम भी भारत के साथ इन समुद्री रास्तों के माध्यम से व्यापार करें। और पूरे यूरोपीय देशों में एक होड़ सी मच जाती है और पुर्तगाल के साथ साथ हॉलैंड की डच ईस्ट इंडिया कंपनी, फ्रांस की फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, डेनमार्क की डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी और इंग्लैंड की ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इस तरफ मुखातिब होती है और अपना व्यापार भारत के साथ स्थापित करने के लिए काफ़ी सक्रिय हो जाती है और अधिक से अधिक लाभ अर्जित करना चाहती है। अभी इनका मूल उद्देश्य व्यापारिक संबंध स्थापित करके लाभ अर्जित करना ही है। सिर्फ गरम मसालों का ही व्यापार नहीं बल्कि सूती वस्त्र का व्यापार। उस समय तक भारत काफ़ी समृद्ध देश हुआ करता था सूती वस्त्र उद्योग के क्षेत्र में। यहाँ के कारीगर काफ़ी महीन सूती वस्त्र, मलमल, सिल्क आदि का निर्माण किया करते थे और इंग्लैंड में ऊनी वस्त्र के तह में सूती वस्त्र नीचे देने के लिए यहाँ से मुलायम सूती वस्त्र ले जाया करते थे ताकि अस्तर के रूप में ये काम करे और जाड़े में उनका बचाव हो सके। इसी तरह से गरम मसालों की उपयोगिता उनके लिए हर समय बनी रहती थी। यहाँ की गर्म जलवायु, वहाँ की ठंडी जलवायु, और उस ठंडी जलवायु के कारण वहाँ के लोगों को गरम मसाले की आवश्यकता पड़ती थी। अपने मांस का जो वो सेवन करते थे उसमें इन गरम मसालों के कारण उसको अधिक दिनों तक प्रिजर्व करना या अधिक दिनों तक वो सुरक्षित रखने के कारण भी गरम मसालों का व्यापार करते थे और उनकी आवश्यकता थी। टेस्ट के लिए भी गरम मसाले वो ले जाते थे। तो ऐसी स्थिति में सूती वस्त्र, गरम मसाले, उसके साथ साथ सोरा जो बारूद बनाने के काम आता था, अफीम जो नशा या अन्य दवा के बनाने के काम आता था, नील जो रंग रोगन का काम आता था, इसका व्यापार बड़े मात्रा में
अंग्रेज व्यापारियों के द्वारा किया जाने लगा और उन्हें अच्छा मुनाफा मिलने लगा। भारत के व्यापारियों को भी, भारत के कारीगरों को भी, भारत के किसानों को भी एक अच्छा मूल्य मिलने लगा और इनका तैयार माल होने के पहले ही बिक जाता था और अच्छा खासा मूल्य भी इन्हें दे जाता था। बच्चों, आप लोगों ने अभी तक देखा कि यूरोपीय कंपनियां या यूरोप के व्यापारी किस तरह से और किन किन भारतीय सामानों का निर्यात भारत से कर रहे थे या भारत के साथ व्यापार कर रहे थे। उन सामानों की क्या उपयोगिता थी। लेकिन आपको जानकर यह सुखद आश्चर्य होगा कि उन व्यापारियों के द्वारा जो व्यापार किया जा रहा था, जिन सामानों का व्यापार किया जा रहा था, वह व्यापार अधिशेष भारत के पक्ष में था। भारत के व्यापारियों से सामान लेकर वो इंग्लैंड के बाज़ारों तक, यूरोप के अन्य देशों के बाज़ारों तक पहुंचाते थे और उसका सीधा लाभ भारत के कारीगरों और भारत के व्यापारियों को होता था। वो लाभ भारत को सोने और चांदी के रूप में होता था, जिससे भारत की आर्थिक स्थिति अंग्रेज़ों के साथ, यूरोपियों के साथ व्यापार के बावजूद काफ़ी समृद्ध हो रहा था। ऐसी स्थिति में यूरोप के जितने भी व्यापारी और व्यापारी कंपनियां अर्थात ईस्ट इंडिया कंपनी थी, जो चाहे इंग्लैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी हो, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी हो, डच ईस्ट इंडिया कंपनी हो, वो उन सारों में एक प्रतिस्पर्धा की भावना जगी। वो चाहते थे कि भारत के सामानों पर एकाधिकार मेरा हो और इनका अधिक से अधिक व्यापार हम यूरोप के देशों के साथ कर सकें और मुनाफा कमा सकें। ऐसी परिस्थितियों में उनके बीच एक प्रभुत्व का संघर्ष, एक प्रभुत्व के लिए संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो गई और वे आपस में खूनी संघर्ष तक करने लगे। ऐसी परिस्थितियों में अन्य ईस्ट इंडिया कंपनी, डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी आदि, पुर्तगीज आदि तो प्रतिस्पर्धा से बाहर हो गए, लेकिन इंग्लैंड और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी दोनों एक ताकतवर व्यापारी के रूप में उभरे। इनका अपने देशों के साथ काफ़ी अच्छा तालमेल था, जो इंग्लैंड की वस्तु स्थिति को भी दर्शाती है। बच्चों, आप देख रहे हैं कि यूरोपीय कंपनियों में जो एक प्रतिस्पर्धा की भावना उत्पन्न हो रही थी व्यापार के लिए, वो खूनी संघर्ष का भी रूप ले रही थी। यूरोपीय कंपनियों में जो प्रतिस्पर्धा की भावना जाग रही थी, उसमें उसके मातृ देश का भी काफ़ी सहयोग हो रहा था। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी को फ्रांसीसी सरकार के द्वारा समर्थन मिल रहा था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को अंग्रेजी सरकार के द्वारा समर्थन मिल रहा था। ऐसी स्थिति में अन्य देश की कंपनियां तो बाहर हो गई प्रतिस्पर्धा से, लेकिन इन दोनों के बीच में काफ़ी झड़प होने लगे। जहां जहां इनके सेंटर थे, जैसे फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के सेंटर बालासोर, चंद्रनगर और पांडिचेरी, जो आज का पुडुचेरी है, माही, ये सारे केंद्र जो थे काफ़ी सशक्त बनते जा रहे थे। उसी तरह से इंग्लैंड का जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, उसका मद्रास का सेंट फोर्ट जॉर्ज, फोर्ट विलियम, आपका बंगाल का अन्य जगहों पर कासिम बाजार, या फिर अन्य जगहों पर मछलीपट्टनम, सूरत, जहाँ जहाँ आप देखेंगे वो अपने जो व्यापारी केंद्र थे उसे एक फोर्ट के रूप में, किले के रूप में तब्दील करते जा रहे थे। वो फैक्ट्री भी कहे जाते थे, लेकिन फैक्ट्री का अर्थ ये नहीं कि सामान का उत्पादन वहाँ से होता हो। ऐसी जगह जहाँ सामान को एकत्रित करके व्यापार के लिए रखा जाता हो, उसे फैक्ट्री उस समय कहा जाता था। और उन फैक्ट्रियों की किलेबंदी ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा की जाती थी, ताकि उसकी सुरक्षा की जा सके, उसकी रखवाली की जा सके। उसके लिए सुरक्षा बलों की तैनाती होती थी और वो अपने आप को काफ़ी समृद्ध तरीके से सुरक्षित रखते थे। जब आवश्यकता पड़ती थी तो ये इन जो किले थे या जो फैक्ट्री थे, इन फैक्ट्रियों में के सैनिक दूसरे जगह जा कर के दूसरे कंपनियों पर आक्रमण भी करते थे, अपनी सुरक्षा भी करते थे। ऐसी स्थिति में आप देखेंगे कि फ्रांस और
इंग्लैंड की जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसके बीच एक खूनी संघर्ष उत्पन्न हो रहा था और वो तब अधिक व्यापक और घातक रूप अख्तियार कर लेता था जब यूरोप में फ्रांस और इंग्लैंड के बीच राजनीतिक स्थिति काफ़ी गहमा गहमी वाला होता था, काफ़ी दोनों के बीच संघर्षपूर्ण स्थिति होती थी। खास करके आप देखेंगे कि सप्तवर्षीय युद्ध के समय में अगर यूरोप में युद्ध हो रहा है फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में, तो भारत में भी दोनों भी ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में हो रहा है। तो इस परिस्थिति में अंततः ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एक प्रभावशाली तरीके से फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी को भी कमज़ोर कर दी और अंततः पूरे भारत में इसका साम्राज्य स्थापित हुआ। अब आप देखेंगे कि कैसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अपना साम्राज्य स्थापित करती है और पूरे भारत में इसका राजनीतिक और आर्थिक प्रभुत्व स्थापित। क्या हुआ अली भैया? अरे दीदी, आजकल वो बीमारी फैली हुई है ना, कोरोना, जो खांसने से फैलती है। टीवी पर भी दिखा रहे हैं उसके बारे में। बिल्कुल सही कहा आप लोगों ने, लेकिन हर खांसने वाला व्यक्ति कोरोना से ग्रसित नहीं होता। साथ ही ध्यान देने वाली बात ये भी है कि खांसते या छींकते समय मुंह को ढक लें। ठीक है ना रवि भैया? अच्छा दीदी, अब मैं हमेशा खांसते या छींकते समय मुंह को जरूर ढक लूंगा। पर दीदी, खांसना या छींकना तो सामान्य जुकाम में भी होता है, कोरोना इससे अलग कैसे है? कोरोना में सूखी खांसी, बुखार और सांस लेने में परेशानी जैसे लक्षण होते हैं और संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने से ये बीमारी फैलती है। अगर किसी को ये लक्षण दिखें तो तुरंत राज्य हेल्पलाइन या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की हेल्पलाइन पर संपर्क करें। साथ ही लक्षणों वाले व्यक्ति, उनकी देखभाल कर रहे लोग और स्वास्थ्य कर्मी को मास्क लगाना अनिवार्य है, जिससे अन्य व्यक्तियों को संभावित संक्रमण से बचाया जा सके। क्या ये बीमारी सभी को हो सकती है? हाँ, ये बीमारी सभी उम्र के लोगों को हो सकती है, परंतु खासकर ऐसे लोग जो बाहरी देश या शहर की यात्रा से लौटे हैं, उनमें ये रोग होने की संभावना ज्यादा है। जिन व्यक्ति की आयु 60 वर्ष से अधिक हो या जो मधुमेह, उच्च रक्तचाप और सांस लेने में तकलीफ जैसे रोग से ग्रसित हों, उनमें इस बीमारी से जोखिम होने का खतरा ज्यादा होता है। कोरोना की जांच और इलाज कहाँ किया जा सकता है? कोरोना की जांच और इलाज सरकार द्वारा प्रमाणित संस्थानों पर की जाती है, जिसकी सूची नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सा अधिकारी के पास मौजूद है। संक्रमित लोगों को अस्पताल में दूसरे मरीजों से अलग रखा जाता है। संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आए हुए लोगों को चिकित्सा अधिकारी की सलाह अनुसार घर पर 14 दिन तक अलग रखा जाता है। इस दौरान घर के अन्य सदस्य और आसपास के लोगों को बिना घबराए और सावधानी बरतते हुए संक्रमित व्यक्तियों का हौसला बनाए रखना चाहिए। साथ ही चिकित्सा अधिकारी की सूचनाओं का पालन करना चाहिए। इस बीमारी से बचाव का क्या तरीका है? इस बीमारी से बचाव के लिए कुछ खास बातों का ध्यान रखना जरूरी है, जैसे जितना हो सके घर पर रहें। सार्वजनिक स्थल जैसे मेला और भीड़ वाले धार्मिक स्थल में जाने से बचें। लोगों के निकट संपर्क से बचें और कम से कम 1 मीटर की दूरी बनाए रखें। बाहर से लौटने पर खांसने, छींकने, किसी जगह को छूने, खाना खाने से पहले और शौच के बाद नियमित रूप से साबुन और पानी से हाथों को धोएं। स्वास्थ्य कर्मियों द्वारा बताए गए सही तरीके से हाथ धोने से संक्रमण से बचाव होगा। हाथों को 40 सेकंड तक धोना चाहिए। खांसने और छींकने पर मुंह और नाक को रुमाल से ढकें। अच्छा होगा कि आप अपनी मुड़ी हुई कोहनी में खांसें या छींकें, अपने हाथों में नहीं। सार्वजनिक स्थानों पर न थूकें या चिल्लाएं नहीं और बार बार अपनी आँख, नाक और मुंह को न छुएं। सावधान और सतर्क रहें, कोरोना से बचें। तो आशा करती हूँ बच्चों, आज के एपिसोड में आपने जरूर कुछ नया सीखा होगा।
आप अपने विचार हमें स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर 9431043527 या ईमेल आईडी bepcddprogram@gmail.com पर भेज सकते हैं। और हाँ, आप मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय कार्यक्रम को कभी भी बिहार शिक्षा परियोजना परिषद के YouTube चैनल पर देख सकते हैं। इसके लिए सर्च करें BEPC मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय और कार्यक्रम को देखें, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को नोट करें और क्वेश्चंस हल करें। इसके अलावा इसके सारे एपिसोड बिहार शिक्षा परियोजना परिषद की वेबसाइट पर डिजिटल लर्निंग सेक्शन में भी उपलब्ध है। विजिट करें www.bepcssa.in। और आपको तो पता ही है कि आप खुद से लिखी कविताएं, कहानियां, पेंटिंग्स या इनके 2 से 3 मिनट के वीडियो भी हमें स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर या ईमेल आईडी पर अपना नाम, कक्षा, विद्यालय का नाम, प्रखंड और जिले के नाम के साथ भेज सकते हैं। हम चुने गए एंट्रीज को आने वाले एपिसोड में प्रसारित भी करेंगे। तो घर पर रहें, पढ़ते रहें, बढ़ते रहें। मिलते हैं अगले एपिसोड में। बाय बाय बच्चों।